हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से स्वागत है आपका स्मार्ट एजुकेशन चैनल में। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वह साइंस पेडागोजी के दो टॉपिक जो है इस वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं। दोनों टॉपिक हैं आपके। जो पहला टॉपिक है विज्ञान विषय संबंधी नवीनतम जानकारी प्रदान करना, और दूसरा जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका साइंस पेडागोजी का वह है प्रभावी शिक्षण हेतु परिवेश आधारित उपयुक्त शैक्षणिक सहायक सामग्री। तो इन दोनों टॉपिकों को जो है इस वीडियो में पूरा कराने वाला हूं मैं आपको, तो एंड तक वीडियो में जरूर बने रहिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब बटन पर जाके सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का जो पहला टॉपिक है हमारा साइंस पेडागोजी का, तो वह है विज्ञान विषय संबंधी नवीनतम जानकारी प्रदान करना। तो बच्चों को हमें नवीनतम जानकारी विज्ञान से संबंधित क्यों देनी चाहिए, इसका महत्व क्या है, तो इसके बारे में हम जो है बताने वाले हैं आपको। वैसे यहाँ पर जो है थ्योरिकल मैंने बहुत ही कम लिखा है, क्योंकि इसमें जो है थ्योरिकल नहीं बनता था। इसको सिर्फ समझने वाला टॉपिक है कि हमें बच्चों को जो है नवीनतम जानकारी क्यों देनी चाहिए, इसका महत्व क्या है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो पाठ्य पुस्तक होती है उसमें जो टॉपिक दिए जाते हैं, जो पाठ दिए जाते हैं, वह घटित हो चुके पाठ दिए जाते हैं। जैसे कोई खोज हो चुकी है या किसी वैज्ञानिक के बारे में है, तो उसके बारे में वह पाठ है तो वह पहले घटित हो चुका है। इसके साथ जो है पाठ्य पुस्तक में जो है नवीनतम जानकारी नहीं दी जाती है। तो पास्ट वाली जो जानकारी है वह तो जो है बुक्स के जरिए बच्चे ग्रहण करते हैं या बुक्स के जरिए जान जाते हैं। लेकिन जो नवीनतम जानकारी है, जो प्रेजेंट में यदि कोई साइंस की खोज हो रही है या कोई नई टेक्नोलॉजी आई है, तो उसके बारे में भी बच्चे को अवेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि आप लोग देखते होंगे कि आजकल जो है करंट पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी यदि कोई क्वेश्चन आता है तो वह करंट से संबंधित, यदि करंट में कोई घटित चीज हुई है तो उससे संबंधित क्वेश्चन ही पूछते हैं, उसी टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन पूछते हैं। तो करंट पर जो है ज्यादा ध्यान दिया जाता है। तो इसीलिए बच्चों को जो नवीनतम जानकारी देना बहुत ज्यादा जरूरी है विज्ञान से संबंधित। जैसे कोई नई टेक्नोलॉजी आई तो उसके बारे में बच्चों को बताना चाहिए। यदि कोई नई खोज हुई तो उसके बारे में भी बच्चों को हमें अवेयर करना चाहिए। क्योंकि जो है आगे चल के इससे संबंधित जितनी भी उनको समस्या होने वाली है, तो उनसे जो है वह पहले से उन समस्याओं के बारे में जान सके और उनसे जूझने की प्रवृत्ति का उनमें विकास हो सके। जैसे नया मोबाइल आया, कोई नया आपके घर में कोई नई वस्तु आती है, नया मोबाइल आता है, तो शुरू में आप लोग नहीं जानते उसको चलाना। शुरू में आप उसको चला धीरे धीरे सीखते हैं। इसी प्रकार से जो है बच्चों को होती है। तो नई कोई भी चीज आती है तो उसके बारे में उनको जो है जानकारी देना बहुत ज्यादा जरूरी है। उससे समस्याएं जो उत्पन्न होने वाली है उनसे जूझने की प्रवृत्ति जो है उनमें विकसित करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो समझ चुके होंगे कि नवीनतम जानकारी से क्या संबंधित है। विज्ञान विषय से संबंधित नवीनतम जानकारी क्या होती है, जैसे कि कोई खोज होना या कोई नई टेक्नोलॉजी आना। ठीक है, तो यह विज्ञान से संबंधित नवीनतम जानकारी कहलाती है। तो इनके बारे में जो है बच्चों को अवेयर कराना चाहिए। पास्ट की वह नॉलेज तो ज्ञात कर ही रहे हैं पाठ्य पुस्तक के जरिए, लेकिन जो है प्रेजेंट में जो है जो घटित हो रहा है उसके बारे में बच्चों को बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि तभी जो है वर्तमान फ्रेम में बने रहेंगे बच्चे, वर्तमान नॉलेज भी रखेंगे, साथ में जो है पिछली वाली नॉलेज भी वह ग्रहण करेंगे। अगला टॉपिक है हमारा साइंस पेडागोजी का प्रभावी शिक्षण हेतु परिवेश आधारित उपयुक्त शैक्षणिक सहायक सामग्री का निर्माण एवं उसका उपयोग करने की क्षमता का विकास करना। तो यहाँ पर जो है हमारी हेडिंग है, इसके अनुसार हम आपको समझाते हैं। यहाँ पर जो थ्योरी है आप पढ़ सकते हैं, लेकिन इसका निष्कर्ष जो है मैं सिंपल भाषा में आपको समझा देता हूँ कि परिवेश क्या होता है हमारा, और उसमें उपस्थित जो शैक्षणिक सामग्री है उसका उपयोग किस प्रकार से कर सकते हैं। तो हम जानते हैं कि प्रत्येक बच्चे के लिए परिवेश अलग अलग होगा। यहाँ पे बच्चों को जो है शिक्षा देने से, तो प्रत्येक बच्चे के लिए परिवेश अलग अलग होगा। परिवेश क्या होता है, जहाँ पर वह बच्चा रहता है तो उसके आसपास का जो माहौल होता है उसको हम परिवेश बोलते हैं। तो प्रत्येक बच्चे के लिए परिवेश अलग अलग होता है। जैसे कि हम देख लेते हैं यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे के लिए और शहरी क्षेत्र के बच्चे के लिए। तो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे के लिए जो है परिवेश अलग होता है। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में क्या देखने को मिलता है बच्चों को, उसके आसपास क्या वन होते हैं, पर्वत होते हैं, खेत होते हैं, खलिहान होते हैं, नदी, झरने आदि प्रकार की जो है वस्तुएं वह देखता है। इसके साथ जो शहरी क्षेत्र का बालक होता है तो वह क्या देखता है, वह देखता है कल कारखाने, बाजार, ऊंची इमारतें, सड़कें, आधुनिक वाहन और संचार के नए नए साधन। तो इस प्रकार की जो है वस्तुएं उसके परिवेश में होती है। तो विभिन्न स्तर की आप कह सकते हैं बच्चों के लिए परिवेश अलग अलग होता है। तो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे के लिए परिवेश अलग होगा और शहरी क्षेत्र के बच्चे के लिए परिवेश अलग होगा। इसीलिए जिस परिवेश में वह बच्चा रहता है उसी परिवेश की वस्तुओं का उपयोग करके ही बच्चों को हमें शिक्षा देनी चाहिए। क्योंकि वह जो बच्चा होता है अपने परिवेश से परिचित होता है, और परिचित वस्तुओं के माध्यम से यदि उन्हें शिक्षा दी जाती है तो वह जो है रुचिकर होती है, आकर्षक होती है, सक्रिय बना रहते हैं बच्चे, उसमें उसको समझते हैं आसानी से। इसके साथ जो है जो बड़े बड़े सिद्धांत होते हैं, कठिन सिद्धांत होते हैं, उनको समझने में जो है आसानी होती है बच्चों को। तो सहायक सामग्री यदि उनके परिवेश में उपस्थित सहायक सामग्री का उपयोग करके उन्हें पढ़ाया जाता है तो उन्हें बहुत आसानी से समझ में आता है, बहुत आसानी से वह सीख जाते हैं। इसलिए जो है बच्चों को हमें उसके उनके जो परिवेश में उपस्थित वस्तुएं होती हैं उनके द्वारा
उन्हें शिक्षा देनी चाहिए। यदि किसी प्रोजेक्ट को बनाना है, उनके जो परिवेश में उपस्थित वस्तुएं होती हैं उनके द्वारा निर्माण करना चाहिए, उसी के माध्यम से जो है हमें उन्हें शिक्षा देनी चाहिए। इसमें जो है थ्योरिकल में यही सब कुछ लिखा है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, पीडीएफ आपको दी जाती है। इसके बाद नेक्स्ट इसमें जो लिखा है, यहाँ पे बताया गया है कि परिवेश में उपस्थित वस्तुएं कौन कौन सी होती हैं, जैसे कि यहाँ पे दिखा हुआ है चमकीले पत्थर, शंख, जूते, पॉलिश की खाली डिब्बियां, दवाइयाँ, और यहाँ पे जैसे खाली डिब्बे, टूथपेस्ट, सोप के कार्बन, मिट्टी, भूसी, कागज की लुगदी, प्लास्टिक। तो इस प्रकार की जो वस्तुएं होती हैं, जो हर बच्चे के लिए अलग अलग परिवेश होता है, उसके परिवेश में अलग अलग वस्तुएं उपस्थित होती हैं, तो उन्हीं के माध्यम से जो हम पढ़ा सकते हैं बच्चों को। तो यहाँ पर जो है वस्तुएं दी गई हैं, तो उनके परिवेश में उपस्थित इस प्रकार की वस्तुओं का उपयोग करके हमें जो है बच्चों को क्या देनी चाहिए, शिक्षा देनी चाहिए। इससे जो है बच्चों को आसानी होती है समझने में। इसमें नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पर जो है विज्ञान शिक्षण में प्रयुक्त होने वाली अन्य सहायक सामग्रियां। इसमें जो है पहली यथार्थ वस्तु, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं हम रियल ऑब्जेक्ट। तो रियल ऑब्जेक्ट का उपयोग हम कब करते हैं, जब बच्चों को यथार्थ एवं स्पष्ट रूप से यदि किसी चीज़ के बारे में बताना चाहते हैं, तब हम वहाँ पर रियल ऑब्जेक्ट का प्रयोग कर सकते हैं। रियल ऑब्जेक्ट के जरिए यदि बच्चों को हम शिक्षा देते हैं तो उनको समझने में आसानी होती है, बहुत ही आसानी से वह सीख जाते हैं। जैसे हम एक उदाहरण ले लेते हैं कि एक पुष्प है, पुष्प के विभिन्न भागों के बारे में हम बच्चों को बताना चाहते हैं। तो यदि हम पुष्प को बच्चों के सामने लाएँ और उसके विभिन्न भागों को दिखाएँ और उसके नाम बताएँ और उनको उपयोग बताएँ कि पुष्प के इस भाग का उपयोग क्या है, इस भाग का उपयोग क्या है, तो बच्चे उसको जो है बहुत ज़्यादा आसानी से समझ पाएंगे, सीख पाएंगे। और रियल ऑब्जेक्ट के जरिए यदि बच्चों को शिक्षा दी जाती है तो बच्चों को जो है आसानी होती है, साथ में बच्चे जो है सीखने में रुचि लेते हैं। रियल ऑब्जेक्ट क्या होते हैं आप सभी लोग जानते हैं, जो उसके परिवेश में आसपास में उपस्थित वस्तुएं हैं उनको हम क्या बोलते हैं, रियल ऑब्जेक्ट। दूसरी हेडिंग है हमारी नमूने। तो नमूने का इस्तेमाल हम कब करते हैं, जब किसी वस्तु के पास हम नहीं जा सकते हैं या उस वस्तु को कक्षा में नहीं ला सकते हैं या वह वस्तु बहुत ज़्यादा बड़ी है। तो इस प्रकार की वस्तुओं के बारे में यदि हम समझाना चाहते हैं तो नमूने के तौर पर जो है उनका छोटा सा रूप लाते हैं हम कक्षा में, और उसके जरिए जो है बच्चों को हम समझाते हैं। इसके बाद आता है हमारा प्रतिमान। तो इसमें है जब प्रत्यक्ष वस्तु इतनी बड़ी हो जो कक्षा में नहीं लाई जा सकती हो या इतनी छोटी हो कि दिखाई ना पड़े, तब मॉडल का उपयोग करते हैं। प्रतिमान मतलब मॉडल। जैसे कि यहाँ पर ग्लोब एक जो मॉडल होता है पृथ्वी का, उसका उपयोग करके जो है बच्चों को हम पृथ्वी के बारे में समझा सकते हैं। जैसे यहाँ पर सूक्ष्म वस्तु के बारे में बात कर लेते हैं, तो जैसे कोरोना वायरस। कोरोना वायरस जो है, अब उसको कक्षा में उपस्थित तो हम नहीं कर सकते कोरोना वायरस को, लेकिन जो है उसका प्रतिमान जो है हम कक्षा में रख सकते हैं। मॉडल एक बना करके कक्षा में बता सकते हैं बच्चों को कि इस प्रकार का जो है कोरोना वायरस होता है और इस प्रकार से यह कार्य करता है, इस प्रकार से यह हमारे इम्यूनी सिस्टम पर अटैक करता है, इस प्रकार से हमें बीमार करता है। तो उसके बारे में जो हम जानकारी दे सकते हैं। जैसे कि बायोलॉजी का कोई छात्र है, उसे शरीर के किसी अंग के बारे में बताना चाहते हैं, तो वहाँ पर जो है किसी मुर्दे को नहीं ला सकते हम क्लास में, जबकि वहाँ पर क्या करेंगे हम, वहाँ पर उपयोग, वहाँ पर जो है मॉडल का उपयोग करेंगे। जब वस्तु को हम क्लास में नहीं ला सकते हैं तब हम जो है मॉडल का उपयोग के जरिए जो है बच्चों को समझाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं चार्ट, चित्र, रेखा चित्र एवं ग्राफ। तो इसके बारे में आप सभी लोग जानते हैं, चार्ट क्या होता है, चित्र क्या है, रेखा चित्र क्या है, ग्राफ है। तो इनके माध्यम से भी जो है बच्चों को समझाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा फ्लैनेल बोर्ड। तो फ्लैनेल बोर्ड क्या होता है, यह जो है कपड़े से बनाया जाने वाला बोर्ड होता है। खादी कपड़े से जो है इस बोर्ड को बनाते हैं और इसके द्वारा बच्चों को जो है शिक्षा दी जाती है। जैसे कि इसमें क्या होता है कि दो लकड़ियाँ लेते हैं, उसमें जो खादी के कपड़े को कस के बांध लिया जाता है, और किसी भी यदि आप चित्र या रेखा चित्र के बारे में समझाना चाहते हैं तो इस बोर्ड पर जो है समझाते हैं। तो यह जो खादी कपड़े का बना हुआ एक बोर्ड होता है जिसके माध्यम से बच्चों को समझाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा मैजिक लैंटर्न। तो मैजिक लैंटर्न क्या होता है, इसमें क्या होता है, यह एक प्रकार का यंत्र होता है जिसमें पारदर्शी शीशा होता है। इसके माध्यम से जो स्लाइडें होती हैं उनके माध्यम से इसे बनाया जाता है, और इसमें क्या होता है कि पर्दे पर जो है किसी छोटी वस्तु को पर्दे पर जो है बड़ा करके दिखाया जाता है। तो इसके माध्यम से छोटी वस्तु को पर्दे पर बड़ा करके दिखाया जाता है। इसमें जो है शीशे की स्लाइडें होती हैं जिनके माध्यम से यह बनाया जाता है, और कक्ष में अंधेरा करके जो है पर्दे पर इसे बड़े रूप में, किसी भी छोटी चीज को बड़े रूप में दिखाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा एपिस्कोप। तो एपिस्कोप क्या होता है, यह भी एक प्रकार का यंत्र होता है जो मैजिक लैंटर्न की तरह ही कार्य करता है, लेकिन यह थोड़ा महंगा यंत्र है। इसके माध्यम से किताब पर बने हुए जो रेखा चित्र हैं, ग्राफ हैं या चित्र हैं, उनको जो है जो सूक्ष्म चित्र हैं उनको बड़ा करके जो है पर्दे पर दिखाया जाता है। तो यह भी जो है सेम टू सेम कार्य करता है। तो एपिस्कोप एक प्रकार का यंत्र है हमारा, जिसके माध्यम से बुक में उपस्थित जो आपके चित्र हैं, रेखा चित्र, ग्राफ हैं, उनको पर्दे पर जो है बड़ा करके दिखाया जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा फिल्म स्ट्रिप। तो फिल्म स्ट्रिप क्या है, तो यह जो है रासायनिक पदार्थों से तैयार की जाती है। जैसे कि आपने पुराने जमाने में देखी होगी, पुराने जमाने की मूवियाँ जो दिखाई जाती थी पर्दे पर,
तो एक बड़ी रील होती थी, उसको जो है चलाया जाता था, उसके माध्यम से जो पर्दे पर मूवी दिखाई दी जाती थी। तो उसी प्रकार का यह जो है फिल्म स्टेप होता है, और इसमें भी यह जो है प्रोजेक्ट की सहायता से इसमें जो है दिखाया जाता है। तो प्रोजेक्ट की सहायता से बच्चों को कोई भी चीज़ जो है दिखाई जाती है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हमारा रेडियो। तो रेडियो आप सभी लोग जानते हैं कि रेडियो क्या होता है, या जो है हमारा सुनने वाला एक यंत्र है। तो इसके माध्यम से बच्चों को जो है किसी भी बारे में या किसी भी टॉपिक के बारे में जो है सुनाया जाता है। उनको जो है बच्चे यहाँ पर जो टीचर को नहीं बोलना पड़ता है, जो है वह माइक के जरिए उनको बताया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा टैप रिकॉर्डर। तो टैप रिकॉर्डर आप लोग जानते हैं, इसमें जो है भाषण को रिकॉर्ड किया जाता है, या आप कह सकते हैं कि आवाज़ को रिकॉर्ड किया जाता है। तो टैप रिकॉर्डर का भी उपयोग जो है सेक्शन में हम कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा 11वां जो है चलचित्र एवं दूरदर्शन। तो चलचित्र एवं दूरदर्शन आप जानते हैं टेलीविजन, जिसमें जो हमारा पिक्चर भी आ जाती है और उसमें जो है हमारी साउंड भी आती है। तो दोनों जो है साथ में आते हैं, उसे बोलते हैं आप चलचित्र या दूरदर्शन। तो इसमें वीडियो के माध्यम या मूवी के माध्यम से बच्चों को कुछ बता सकते हैं, सिखा सकते हैं इनके माध्यम से। तो यह जो हमारी सहायक सामग्रियों के अंतर्गत आता है। बच्चों की जो है सहायक सामग्री, अन्य सहायक सामग्रियां जो मैंने बता दी। इसमें जो पूछा गया था परिवेश वाला पूछा गया था, परिवेश में उपस्थित सहायक सामग्रियों, तो उनके बारे में मैंने आपको बता दिया था। उसके अलावा भी जो सहायक सामग्रियां होती हैं तो उनके बारे में भी मैंने आपको बता दिया। यदि वीडियो आपको पसंद आई है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। इसके साथ मैं आपको कुछ और भी बताना चाहूँगा। मैंने यहाँ पे 2 बुक रिकमेंड की हैं। हम जानते हैं कि अभी जो है टीटी का एग्जाम जो है खत्म हो जाएगा, अभी चल रहे हैं जो उसके बाद। लेकिन यदि आप साइंस की तैयारी कर रहे हैं, टीटी का ही पेपर देने वाले हैं, आगे चल के जो है आप टीटी की तैयारी कर रहे हैं टीचर की, तो उसके लिए जो है आपके लिए साइंस की बुक है। जैसे यूपी टीटी का भी आप दे सकते हैं, सीटीटी का भी दे सकते हैं, एमपी टीटी का भी देते हैं। तो इस प्रकार के जो टीटी के अदर एग्जाम्स आते हैं उसमें भी आप जो है फॉर्म भरिए, उनका भी पेपर दीजिए। क्या पता किसमें आपकी जो है भाग्य चमक जाए। तो उसके लिए यह बुक जो मैं रिकमेंड कर रहा हूँ आपको, यह जो है आप यहाँ पर जो है क्लिक करके खरीद सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दी जाएगी, वहाँ से भी आप खरीद सकते हैं। साथ ही अभी जो है आपको पता है कि 22 की तारीख से लगभग जो है आपके जेल पैरी एवं वन रक्षक के जो है पेपर होने वाले हैं। तो यहाँ पर जो है यह जेल पैरी और वन रक्षक के लिए बुक्स आपको उपलब्ध करा रहा हूँ मैं आपको। इसमें जो 20 जो है आपके प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं इस बुक में। तो इसमें 2 कॉम्बो में है, 2 बुक्स हैं, एक में प्रैक्टिस सेट है, एक में आपका थ्योरिकल दिया गया है। तो इसको भी यदि आप चाहें तो बाय कर सकते हैं, यदि आप जेल पैरी वन रक्षक की तैयारी कर रहे हैं। यदि आपका कोई फ्रेंड्स कर रहा है तो उसको भी आप रिकमेंड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर जाकर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और यदि कोई भी दिक्कत आती है आपको तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि मैं उसको जो है सॉल्व कर पाऊँ आपको, आपके लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स।